वो है 2312। लेकिन सर हमारे स्कूल वाले सर ने तो इसे एग्जाम में भी दी थी एप्लीकेशन वाले मैं क्वेश्चन। एक दिन में एक क्लास लेने वाला हूँ, उस क्लास में मैं ये बता दूंगा क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर स्कूल वाले कुछ भी कराएं, कर मत देना उसको पर, ठीक है? वो मैं बता दूंगा आपको कि ये सिलेबस करना है, ठीक है ना? क्योंकि कई चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो रहा है। ए इज इक्वल टू 2312। अब है सेटिस्फाइज द इक्वेशन। मेरे को ये शो करना है कि ये एक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। वो इक्वेशन क्या है? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू ओ। ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, मतलब उसके सारे एलिमेंट 0 0 0 0 होंगे। तो ये तो आप शो कर लोगे अपने आप। भाई ए स्क्वायर कैसे आएगा? ए इंटू ए करके। 4a कैसे आएगा? 4 को हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। और आई क्या होता है? 1 0 0 1। तो वो आपका 0 0 0 0 आपकी नल मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। आपको ये इक्वेशन यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ऐसा होता है कि ये तो आप खुद से कर लेना इसको प्रूव। ये प्रूव करने के बाद अब जब हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0, तो जो अकेला वाला एलिमेंट होता है ना आई, उसको ले जाओ दूसरी तरफ, राइट हैंड साइड ले जाओ। तो मैंने क्या करा? ए स्क्वायर माइनस 4a और आई को उधर ले गया, प्लस आई को उधर ले गया, तो ये क्या हो गया? माइनस आई, ठीक है? अच्छा, ये जो आई है ना, ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन बनी है, देखिए कोई भी एक्सप्रेशन होता है जिसमें बीच में इक्वालिटी का साइन है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इस इक्वेशन में जो मैट्रिक्स की इक्वेशन है, उसमें वन जो है वो आई की तरह बिहेव करता है, या आई वन की तरह बिहेव करता है। आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो वन की तरह बिहेव करता है, इसीलिए उसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा? सर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ आइडेंटिटी को 1 लेना है या 0 0? नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आपकी ये रहेगी, आई है ना, 1 0 0 1। एक चीज़ तो ये होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। दूसरा, जब ये मेरे को एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2x2 की ही लेनी है। अगर ये 3x3 की होती तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की होती, ठीक है? अब ऐसे में क्या करना है कि दोनों तरफ आप क्या करें? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिखिएगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। दोनों तरफ आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए आई इंटू ए इनवर्स। तो आप ये देखिएगा कि ए इनवर्स का मतलब क्या है? भाई पावर है, तो जब बेस सेम है तो ए की पावर -1 और +2 क्या हो जाएगा? ए बच जाएगा बस। -1 + 2 क्या हो जाएगा? ए की पावर 1। तो इधर तो बचा केवल ए माइनस। तो ए इनवर्स का मतलब है क्या? क्या है? 1/a। 1/a, तो 1/a हो गया, मल्टीप्लाई बाई ए से ए कट गया, तो क्या बचा? 1 बचा। लेकिन मैट्रिक्स की इक्वेशन 1 नहीं बचेगा, आई बचेगा। 1 का मतलब आई होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -4i। और आई क्या है? 1 को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए वो वही बन जाएगा। 1 को 2 में मल्टीप्लाई करो तो 2, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करो तो 3। तो ये क्या हो गया? ये हो गया माइनस का ए इनवर्स, ठीक है? अभी माइनस ए इनवर्स को इधर ले आओ, तो ये प्लस का इनवर्स हो गया, और इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, तो ये -4i क्या हो जाएगा? +4i उधर जाकर, और ये ए उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का ए, वैल्यू डाल दो 1 0 0 1 4i, 4 × 1 0 0 1 माइनस ए मुझे दे रखा है 2 3 1 2 2 3 1 2, ठीक है? अब क्या होगा? ये हो गया 4 0 0 4। ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 0 0 4, ठीक है? और -2 3 1 2, -2 3 1 2, 4 -2 कितना हो गया? 2, 0 -3 कितना हो गया? -3, 0 -1 -1, 4 -2 2, ठीक है? 2 -3 एक और है 15 वाले में क्या क्या अच्छा, अगले पेज पर
क्वेश्चन नंबर 15। हाँ इस अच्छा ये भी बिल्कुल इसी का भाई है। पीछे दे रखा था यूजिंग दिस इक्वेशन, हाँ। यहाँ पे ये नहीं दे रखा है यूजिंग दिस इक्वेशन। जो लिखा है ना यहाँ पर हैंस फाइंड, हैंस का मतलब ही ये है कि पहले आपको ये प्रूव करना है, फिर उसको यूज़ करके ही ये इन्वर्स निकालना है। ऐसे ही बताओ, नहीं ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करना कर जाओ। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले आई को उधर ले जाएंगे, हाँ आई वाली टर्म को उधर। ये सर इसका तो फॉर्मूला होता है ना ए इनवर्स निकालने का। हाँ वो फॉर्मूला होता है, वो हमारा 1/(∞) इनटू एडजॉइंट। और बताइए 120। सर हाँ सर रिलेशन जब सिमेट्रिक फ्लेक्सिबल ट्रांसफर प्रूव करना होता है तो उसे ए बी वगैरह लेके प्रूव करना होता है या फिर नंबर से? हमको जैसा ठीक लगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हमको ये लगता है कि कुछ सेट एज्यूम कर लो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने सेट एज्यूम कर लिया तो बहुत आसानी से हो गया। और कई जगह क्या है कि जो मैथमेटिकल तरीका है उस तरीके से करो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। कोई क्वेश्चन तो बताओ, तुम कौन सा बोल रहे थे? पेज 120 ये वाला शायद है नहीं सिलेबस में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये ना। तो वैसे सिलेबस में है नहीं पर आसान है, बताऊँ भी देखिए। प्रॉपर्टी नहीं तो सर ये तो 4.25 ये नहीं है इसमें, वही है ना आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हट गया है ना, कंफर्म कर दो एक बार। है तो फिर करवा लो। तो असल में क्या है ना, इस पर काटा पीटी कर करके मैं परेशान हो गई हूँ। हर 2 साल में सिलेबस चेंज हो रहे हैं तो याद ही नहीं रहता क्या है क्या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। जब भी कभी मेरे को एरिया निकालना होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, तो हम उसमें क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, एक्सरसाइज 4.3। ये है ना तुम्हारे में डिटरमिनेंट्स वगैरह। Find the values of k if area of triangle is 4 square units and vertices are k 0 4 0 0 2। ठीक है, इसके vertices दे रखे हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 123। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दे रखा है पहले से 4 स्क्वायर यूनिट्स, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये दे रखे हैं k 0 4 0 k 0 4 0 और आपका 0 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है ये देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है हाफ, फिर डिटरमिनेंट बनाइए। और कैसे लिखते हैं, x1 x2 x3, आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, मर्जी है आपकी। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये डिटरमिनेंट हो गया। और इज इक्वल टू इसका एरिया कितना दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट्स के, 4 के इतना दे रखा है। अच्छा जी, हाफ x1 x2 x3, या ऐसे लिख लो x1 y1 है ना, तो x1 y1 क्या है k 0 लास्ट वाला कॉलम 1 1 1 लेना ही है हमको 1, फिर x2 y2 4 0, फिर x3 y3 0 2 1 1 इज इक्वल टू 4 है। ये डिनोमिनेटर में 2 है, उसको उधर ले जाओ, 2 4 से 8 हो जाएगा। अच्छा, और इसको एक्सपेंड कर दो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। 2 को उधर ले जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए एक्सपेंडिंग इट अलोंग। सर कॉलम 2 से कर सकते हैं ना, इजी पड़ता है।
कॉलम 2 से एक्सपेंडिंग इट अलॉन्ग K minus 4. कॉलम 2 क्या अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो क्योंकि इसमें दो एलिमेंट 0 0 आ रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसमें आप ये देखिए कि ये वाला जो जीरो वाला है ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जीरो इंटू एनीथिंग करेंगे जीरो, ये वाला भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 और फिर क्या करो ये कॉलम छोड़ दो, जिस कॉलम में ये इस कॉलम में लाई कर रहा है और इस रो में लाई कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, k इंटू 1 माइनस K minus 4. k माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू ये 4 2 8 हो चुका है, 2 4 8 माइनस के माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू 4, इसको उधर 0 आ रहा है. 0 आ गया, k की वैल्यू तो 0 आ गई। हाँ. देखना है पर तेरा क्या है 4.3 के 3 का फर्स्ट आ सकती है वैसे 0 तो. हाँ अननोन है, आ सकता है 0. 0 ही है 0. 4.3 का 3 का फर्स्ट उन्होंने दे रखा है 0,8 0,8 ना ये एक ये अलग तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, कर लेना आप भी वैसे उसी तरह से, क्योंकि एनसीईआरटी है तो हमें उसके मेथड से इधर उधर भटकना नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि जो एरिया लेना है ना, हालांकि एरिया प्लस ही होता है, वो एरिया को भी प्लस माइनस 4 बोलते हैं, ठीक है, वो प्लस माइनस 4 बोलते हैं। तो अगर प्लस माइनस 4 ले रहे हैं तो प्लस लिया तो 0 आ गई वैल्यू, लेकिन अगर माइनस लिया तो क्या होगा, अगर माइनस लिया तो ये आपका देख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे तो बस इधर ही तो -4 होगा, बाकी सब कुछ सेम। तो माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू -4, इसको उधर ले जाओ, माइनस के इज इक्वल टू -4 माइनस के इज इक्वल टू -8 माइनस से माइनस कर दिया के, ठीक है। तो के की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर या तो 0 या फिर 8, ठीक है। और कोई डाउट है? पेज नंबर 161 पे हाँ, क्वेश्चन नंबर 30. पेज नंबर 161 पर आ जाइए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है क्वेश्चन नंबर 30, एक्सरसाइज 5.1। Question number 30. Find the values of a and b such that the function defined by this is a continuous function. Is a continuous function. तो function क्या दे रखा है देखिएगा, fx is equal to 5 if x is less than equal to 2. If x is less than equal to 2, ax plus b ax plus b if x is greater than 2 and less than 10, x is greater than 2 and less than 10, 21 if x is greater than equal to 10, ये दे रखा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 2 और 10। तो वो बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस है तो जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पर भी कंटीन्यूअस होगा। कंटीन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों की तीनों चीज़ें इक्वल होंगी, ठीक है। मैं पहले 2 के लिए लेता हूँ, LHL निकालिए, LHL at x is equal to 2 fx। इसमें पूरा वो फंडा लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर x 2 से छोटा होगा तो भाई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 5, तो सीधा 5 लिखो ना, क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना सीधा सीधा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो सीधे सीधे 5 लिख लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, तो वो पूरा लंबा फंडा, जब भी कभी कांस्टेंट फंक्शन दे रखा होता है तो पूरा लंबा फंडा लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 5 आ गई।
उसके बाद बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे उसी तरीके से, इसको उसी तरीके से करेंगे क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स। ठीक है, अगला इधर कर रहा हूँ आगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस को अगले स्टेप में मैं लिखूंगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 प्लस एच। ये जो 2 प्लस है ये यहाँ अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा, 2 प्लस एच बन जाएगा ये। ठीक है, फिर 2 प्लस एच का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 2 से जरा सी ज़्यादा होगी, तो जब x की वैल्यू 2 से ज़रा सी ज़्यादा होगी तो फंक्शन क्या बन रहा है, ax प्लस बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये ax प्लस बी फंक्शन कब बना, जब ब्रैकेट में f के आगे ब्रैकेट में x लिखा हुआ था। अब f के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस एच। तो आपको ax प्लस बी में x को सब्सटीट्यूट कर देना है 2 प्लस एच से, x की जगह क्या डाल देना है, 2 प्लस एच। समझ गए? क्या हो जाएगा ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 ax प्लस बी में x की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस एच, a इंटू 2 प्लस एच प्लस बी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू 2 कितना हो गया, 2a प्लस ए एच प्लस बी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, h की वैल्यू डाल दीजिए। अब 0 एक्सपेंड कर दिया मैंने, और कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है नहीं। तो h की वैल्यू 0 डालेंगे तो 2a प्लस ए इंटू 0 प्लस बी, क्या आ गया, 2a प्लस बी। ठीक है, अब ये कहेंगे सिंस एफ एक्स इज continuous at x is equal to 2, therefore LHL at x is equal to 2 fx is equal to RHL at x is equal to 2 fx। तो भाई जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आएगी, 5, और राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 2a प्लस बी। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दो। समझ गए? अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं 10 पर देखूँगा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूटी जो है, अब 10 पर चेक करेंगे। तो अब देखिएगा LHL एट एक्स इज इक्वल टू 10 fx। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट कैसे पता चलता है कि x लेस देन 10 जब होगा तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, x ग्रेटर देन 10 जब होगा तब फंक्शन की वैल्यू कुछ और। तो LHL एट x इज इक्वल टू 10 fx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 10 माइनस h। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, उसको इतना क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब x 10 से छोटा है, मैं LHL ले रहा हूँ, जब x 10 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है। तो ये वेरिएबल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म आ रहा है, इसलिए ये वेरिएबल वैल्यू है। तो इसको इधर करूँगा मैं, f 10 माइनस एच। तो क्या करेंगे भाई, फंक्शन है जब आपका fx है तो ax प्लस बी। अब f 10 माइनस एच है तो इसका मतलब क्या होगा, x की जगह 10 माइनस एच डाल दो, तो a इंटू 10 माइनस एच प्लस बी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू 10 माइनस एच प्लस बी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू 10 a माइनस ए एच प्लस बी। अब h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये रिजल्ट हमारा आ गया 10a माइनस बी। ठीक है, अगला देखिए RHL। RHL
एट एक्स इज इक्वल टू 10 एफ एक्स, इसकी वैल्यू सीधा सीधा लिखिए 21। क्यों? क्योंकि आर एच एल कब निकलेगा? आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 10, आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब जब एक्स 10 से बड़ा होगा। जब एक्स 10 से बड़ा होगा तो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 21, तो भाई वो 21 आ गया, उसके लिए वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आप ये देखिएगा, फिर वही लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, since f(x) is continuous at x is equal to 10, therefore LHL at x is equal to 10 fx is equal to RHL at x is equal to 10 fx। तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट RHL कितना आया था हमारा 10a माइनस बी, और RHL कितना 21। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में प्लस बी है, इक्वेशन नंबर 2 में माइनस बी है, तो 1 और 2 को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 21। जब ऐड करा तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, 2a प्लस 10a कितना हो गया 12a, और 5 प्लस 21 कितना हो गया 26। 2 6 12 और 2 13 are, तो a की वैल्यू तो आ रही है 13/6। गड़बड़ हुआ है क्या? क्या 10a माइनस बी 10a प्लस बी, प्लस बी, तो अब क्या करेंगे, जब दोनों ही, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों के साइड सेम है प्लस बी, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर माइनस इधर माइनस, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, 2a माइनस 10a कितना हो गया -8, और 5 माइनस 21 कितना हो गया -16, माइनस से माइनस कर दिया 8 होता है 8 8 16, a इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, चलिए जी, और अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मंडे को तो क्योंकि तुम्हें भी टेस्ट देना था ना, मंडे तो कल था, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम सो गई थी और टेस्ट देने वो आया था बेचारा, और पीछे बैठकर टेस्ट देने गया, तुम तो उसी दिन आ गए। ईमानदारी देखो, पहले मैसेज करा कि बारिश हो रही है मैं नहीं आ पाऊँगा, उसके बावजूद आया, टेस्ट दिया करो। हाँ, वो तुमने फ़ोन करवाया था मंडे को फिजिक्स की क्लास थी, उसके बावजूद जिन बच्चों ने कहा था मैं नहीं दे पाऊँगा, मैंने 4:30 बजे का टाइम दिया था, तो वो तो आया था, मैं टेस्ट देकर गया। ये पता नहीं किस दुनिया में रहता है आजकल, आएगा भी तो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसा आएगा जैसे थक के चूर, ये बेचारा काम के बोझ का मारा ऐसे आता है, धीरे धीरे चलता हुआ। चलिए जी, अब आप ये देखो कि इक्वेशन नंबर 1 में रख दो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 2 into 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो 2 2 सा 4 हो गया, 4 को उधर ले जाओ, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो b की वैल्यू 1। ठीक है, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। और कोई डाउट है? सारे जो तीन फंक्शंस आएंगे तो ऐसे ही करना है सबको। हाँ, तो जैसे इसमें जो सेकंड वाला था उसमें जो बिटवीन 2 and 10, कौन सा वाला? मतलब इसकी जो सेकंड इक्वेशन थी ax प्लस b वाली, वो थी बिटवीन 2 and 10। हाँ। अगर वो 2 से 5 के बीच में या किसी और नंबर के बीच में, तो मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट होता है। अगर वो 2 से 5 के बीच में होती है ना, और फिर हमको अगली दे रखी होती 5 से 10 के बीच में, तब 3 क्रिटिकल पॉइंट हो जाते हैं। और अगर तीसरी सिर्फ 10 की भी होती तो 2 ही होते हैं। तो 2 ही होते हैं। तो होते हैं। हाँ। अच्छा, और बताइए जी, और कोई है? एक एग्जांपल समझ बताओ।
ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए भाई, कोई डाउट हो कहीं से भी, अभी तक जो भी कुछ करा है कहीं से भी कोई डाउट हो तो बता दो। फिर इन सारे चैप्टरों का एक टेस्ट ले लें क्या सबका? बस एक साथ ही? बस अच्छी बात है ना? अभी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे को परसों फिजिक्स का लेना है। बताओ भाई। पेज नंबर 129 एक काम करेंगे, एओडी कंप्लीट होने के बाद ना पूरी इसका पार्ट 1 का ले लेंगे। एओडी कंप्लीट होने के बाद में पार्ट 1 का लेंगे, है ना? हाँ क्या, कौन सा बोल रहे हो? पेज नंबर 129 में एक थ्योरम दे रखा है, थ्योरम 4। पेज नंबर 129 पर थ्योरम 4 है। टेस्ट कैंसिल कर दो। क्या गुस्सा हो गया। ये वो भी सोच रहा है कुछ। हाँ 129 थ्योरम 4। भाई तो सोच रहा हूँ इसके सर पर नारियल फोड़ और डंडा मार दो। A square matrix capital A is invertible if and only if A is non-singular matrix। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको ये देखना है इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि आप उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स कैलकुलेट कब कर सकते हैं? जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? हाँ, if determinant of A is equal to 0 then such a matrix is called singular matrix। ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो ये जो थ्योरम है ये कह रही है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगी जब वो नॉन सिंगुलर होगी। अब इन्वर्स का फॉर्मूला देखिए, हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे करके निकालते हैं। तो आप ये देखो कि अगर वो सिंगुलर हो गई, यानी कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो अपॉन में 0 आ गया। अपॉन में 0 यानी कि नॉट डिफाइंड हो गया, पूरा इन्वर्स ही डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि वो इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि उसका इन्वर्स डिफाइंड ही नहीं होगा, आप निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है इसका नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। नॉन सिंगुलर मतलब वो 0 के बराबर ना हो, उसकी कोई वैल्यू हो 0 के अलावा। तो फिर सर पेज नंबर 132 पे 17 वाले क्वेश्चन का आंसर जो है 132 में जो क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा ये है that A be a non-singular square matrix of order 3×3, then determinant of adjoint A is equal to सर अगले मंडे से पहले एक बार रिलेशन फंक्शन की मिसलिनियस इक्वेशन और इनवर्स की मिसलिनियस इक्वेशन। बता दो कोई कौन कौन से क्वेश्चन हैं? सर वो तो है बट आप करा दें। करवा दूँ अगले मंडे से पहले, तो यानी कि अभी करवा दूँ। ये जो अगला थर्सडे जो आ रहा है थर्सडे भी करवा दूँ। सर तो मेरा पेपर है मैथ्स का, उसमें वो वाला चैप्टर भी आ रहा है 6। अच्छा 6 Maths। इंटीग्रेशन नहीं हाँ इंटीग्रेशन तो है 6 पे। सर एप्लीकेशंस हाँ ये नहीं, हाँ तो एओडी में हमारा अब यही तो बचा हुआ मैक्सिमम एंड मिनिमम। सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर तो लिया, और कितना करोगे? सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत हो गया, मैंने करवाया तो है। ट्रिग्नोमेट्री वाले बचे हुए हैं क्वेश्चंस, हाँ कर देंगे। और मैक्सिमम मिनिमम कर देंगे। कब है लेकिन टेस्ट कब है? आई है टेस्ट कैसे होगा? सिर्फ क्या कुछ नहीं रखते हैं। अरे कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम? क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 132। अच्छा सर हमने कोऑर्डिनेटेड डिफरेंशिएशन की भी मिसलिनियस नहीं करी थी। किसकी किसकी? कोऑर्डिनेटेड डिफरेंशिएशन का मतलब मिसलेनियस मैंने सभी की छोड़ रखी है क्या? तीनों की ठीक है, तो मिसलेनियस करवाएंगे अगली क्लास में, और उसको सर सेपरेट। अगली क्लास में सर ये हमारा चैप्टर तो पूरा पढ़ना है। अरे तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर करवा दूंगा। सर पक्का करा। हाँ तो
हाँ ये देखना जरा, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 देन डिटरमिन एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, इसका ना एक फॉर्मूला होता है। एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है ये आपका n-1 ये आ जाता है। तो ये 3/3 की है ना, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर है इसका आंसर, है ना, बस ये फॉर्मूला याद रखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होगा। ये आपका 132 पर क्वेश्चन नंबर 17 था। और बता दो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई कोई, ये निकुंज का कौन सा मैथ्स का, ये क्या पेपर? हाँ अच्छा, और मैथ्स का कब है? 3 को। उसमें क्या क्या आ रहा है? रिलेशन फंक्शंस, कंटिन्यूटी की 2 एक्सरसाइज की 2 एक्सरसाइज और वो इनवर्स। वैसे मैंने देखा 26-10 वाले फिर भी ठीक है, उतना परेशान नहीं करते, कायदे से चलते हैं, धीरे धीरे आराम से। हाँ हो जाएंगे, चिंता मत करो। हाँ जी बताइए। अभी तो वही बोल रही थी। अच्छा तुम्हारा कल ही है? कितनी जल्दी याद आ गया, वाह। बता रहा हूँ मुझे, पेज नंबर 26 पर आ जाओ, मिसलेनियस एग्जांपल्स। एक तो एग्जांपल नंबर 41 करना है। 41, 42, 41, 42, 43, 43, 41, 42, 43, 44, मतलब ये हैं सिलेबस में है। 45 नहीं है, 46 ये था वो फॉर्मूला जो मैं कह रहा हूँ ना, एग्जांपल नंबर 46 में मैं कह रहा था ना, वो कैलकुलेट करना होता है कि नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शंस जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका फैक्टोरियल निकाल लेना होता है, बस ये था वो फॉर्मूला। वो सारे फंक्शन बना कर नहीं देखने होते हैं। एग्जांपल नंबर 46, एग्जांपल नंबर 47, 48, बस एग्जांपल्स तो ये हो गए। 49, 50, 51 तीनों काट दो। उसके बाद आ जाइए मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है चैप्टर 1 की, पेज नंबर 29 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 काट दो, क्वेश्चन नंबर 2 काट दो, 3 काट दो, 4 है सिलेबस में, 5 भी है, 6 काट दो, 6 काट दो, 7 काट दो, 8 है, 9 काट दो, 10 है, 11 काट दो, 12, 13, 14 हाँ बिल्कुल सही, सब काट दो ये 10 ये सारे। अभी रुको तो सही, 15 को चेक तो कर लूँ, मेरे पास और जी है, कॉम्पोजिशन तो नहीं है ना इनका, नहीं 15 है। 15 करना है, 16, 17, 18, 19 काट दो, 19 काट दो, 18 काट दो भाई, 18 नहीं है, GOF और FOG पूछ रहे हैं, 18 काट दो, 19 नहीं, आप 18 और 19 दोनों काट दो, ठीक है। नोट कर लिया ना सभी ने, ठीक है। इनवर्स में कौन सी एक्सरसाइज आ रही है? एक तो पहली वाली है एक्सरसाइज, सिलेबस में प्रॉपर्टी नहीं लिखा हुआ है, सिलेबस में प्रॉपर्टी नहीं लिखा हुआ है, तो सर स्कूल में भी वो पहली एक्सरसाइज पहले ही करवाइए ना, तो 2.1 ही करो। 2.2 नहीं करनी मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। अच्छा इसलिए करवाइए ना, इनवर्स में नहीं है, इसको 2.1 ही करो। मिसलेनियस में एग्जाम्पल नंबर, अच्छा
और बताइए और क्या पूछना है? बस मेरे साइड से इतना ही। ठीक है, फिर आज इतना ही कर लो, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ आपको मिसलेनियस। इन्वर्स का आप देखो ना, मिसलेनियस जो है चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 51 पर है। पेज नंबर 51 पर 1 से लेकर 8 तक सारे क्वेश्चन। बस 1 से लेकर 8 तक कर लो, बाकी सब हटा दो। 1 से लेकर 8 तक बाकी सब हटा दो। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। नाइन 10 11 बस करने 12 और 13 हटा दो बस, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज का ज़्यादा यूज हो रहा है। चलिए जी, बाकी अगली क्लास में कराता हूँ। तो अगली क्लास में फिर किसका रिलेशन फंक्शन पे मिसलेनियस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है।